जय हिंद फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं? इकोनॉमिक, आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं, जिसे हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, मानव की इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधियाँ मानव की हर एक गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। मुद्रा क्या होता है? मानव जो है दैनिक जीवन में प्रतिदिन क्या करता है? खरीदी बिक्री के लिए क्या करता है? मुद्रा का प्रयोग करता है। मुद्रा क्या है? धन व पैसे का वह रूप है जिसपे क्या है? धन और पैसे का वह रूप है जिसमें मानव क्या है? खरीदी बिक्री करता है ना। जैसे क्या हो गया? कागज का पैसा हो गया, सिक्का हो गया, सिक्का हो गया। तो क्या हो गया? ये सिक्का हो गया। तो ये पैसा, कागज का पैसा और सिक्का कौन बनाता है? किसी भी देश का गवर्नमेंट संस्थान क्या बनाता है? किसी भी देश का गवर्नमेंट संस्थान दैनिक जीवन धन और पैसा बनाता है। तो ये हो गया। जहाँ पर मुद्रा का प्रवेश होता है, जहाँ पर मुद्रा का क्या होता है? प्रवेश होता है, वहाँ क्या होता है? जहाँ पर मुद्रा आता है वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है? आर्थिक प्रयोजन होता है। जहाँ पर मुद्रा का बात किया जाता है, जहाँ पर करेंसी का बात किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पर्पस होता है, तभी बात किया जाता है। जैसे लाभ अर्जित करना क्या है? इकोनॉमिक पर्पस है। लाभ अर्जित करना क्या करना है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्जित करना क्या है? एक आर्थिक प्रयोजन है। तो आर्थिक गतिविधि में क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों में क्या आएगा? आर्थिक गतिविधियों में आएगा किसी को नौकरी देना, कोई भी है नौकरी चाहता है, नौकरी देना, या किसी से क्या है? कहीं से नौकरी लेना, किसी वस्तु या सेवा का क्या करना? खरीदारी करना, बेचना, बिजनेस करना, व्यवसाय करना या बिजनेस करना, जैसे बिजनेस करना, ये सब क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। आर्थिक गतिविधियों में कुछ जटिलता भी है। आर्थिक गतिविधियां का बात करें तो आर्थिक गतिविधियों में क्या है? कुछ जटिलता है, कुछ पेचीदगी है, जटिलता है। कैसे? जैसे हम मंदिर जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर में हमें क्या करना पड़ता है? चंदा भी देना पड़ता है, या भिक्षुओं को क्या करना पड़ता है? दान भी देना पड़ता है। इसे हम कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं? तो मंदिर में हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो प्रार्थना को छोड़कर जो है मंदिर को चंदा देना और भिक्षुओं को दान देना, ये क्या है? आर्थिक गतिविधियों में आते हैं। ये सब क्या है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये सब अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। वैसे किसी भी विषय को क्या है, अभी के डेट में, वर्तमान में क्या हो सकता है? किसी भी विषय को या अर्थशास्त्र को क्या है? परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या है? जुड़ते रहता है। अर्थशास्त्र को ही नहीं, किसी भी विषय को हम परिभाषित करना आसान नहीं समझ सकते। तो हम अर्थशास्त्र की कुछ पुस्तक की परिभाषा का बात करें
अर्थशास्त्र की पुस्तकीय परिभाषा का बात करें तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तकीय परिभाषा है, समाज द्वारा अर्थशास्त्र की अगर पुस्तकीय परिभाषा की बात करें, पुस्तकीय परिभाषा की बात करें तो समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन और वितरण करना ये क्या है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये था कुछ अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की शाखाओं में देखेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को हम समझेंगे। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। उन्नीस सौ तीस के दशक में क्या हुआ, महान मंदी हुआ। 1930 के दशक में महान मंदी जब हुआ, मंदी चल रहा था, तो महान मंदी के उपरांत मतलब बाद 1930 के दशक की महान मंदी जब हुआ, तो उसके बाद जब क्या हुआ, तो अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का जो है दो भागों में बढ़ गया। इकोनॉमिक क्या है, दो भागों में बढ़ गया। कौन कौन से भागों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। क्या शब्द है, ग्रीक शब्द है। इसको हम व्यष्टि इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, का जो अर्थ है, ग्रीक शब्द है, इसका जो अर्थ है छोटा, मतलब स्मॉल। और जो समष्टि अर्थशास्त्र का है, इसका जो है बड़ा या बिग जिसको कहते हैं, बड़ा या बिग कहते हैं। समष्टि जो अर्थशास्त्र का है, समष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्म है, समष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्म है, जन्मदाता किसे कहा जाता है, सर जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। सर जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। इसका जो उद्भव हुआ कहाँ से हुआ, 1936 में जो उनकी पुस्तक आई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी से माना जाता है। उनकी जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी से माना जाता है। किसका पुस्तक है, किन्स का पुस्तक है। किन्स का पुस्तक है, 1936 में आया था, तब समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ माना जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ, जैसे मान के चलो, जहाँ जंगल का अध्ययन होता है, जंगल का बृहद चित्र मान के चलो, जहाँ जंगल का अध्ययन होता है, उसी प्रकार जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में यहाँ क्या है, पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ क्या है, जंगल क्या है, पेड़ों से बना है, मतलब इसका विवरण हो गया, डिटेल्स हो गया। इसका क्या हो गया, डिटेल्स हो गया। जंगल क्या है, बृहद चित्र हो गया। समष्टि अर्थशास्त्र का बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र तो समष्टि अर्थशास्त्र का बात करें तो ये जो है उपभोक्ता कंज्यूमर का क्या कहता है, कंज्यूमर का
कंज्यूमर का आय, कंज्यूमर का आय और खरीदारी पर निर्भर करता है। जो समष्टि नहीं, सॉरी, ये समष्टि अर्थशास्त्र नहीं है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है कंज्यूमर का आय और खरीदारी पर निर्भर करता है। उसी प्रकार जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये किस पर निर्भर करता है? मुद्रास्फीति, जैसे इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक, क्या कहते हैं इसे, आर्थिक वृद्धि पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव, जैसे मान लो कि मुद्रास्फीति दर, मान लीजिए मुद्रास्फीति दर जब बढ़ती है, मुद्रास्फीति दर या इन्फ्लेशन रेट जिसे कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो ये समष्टि प्रभाव में आ जाता है। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो क्या होता है? कच्चे माल का जो है मूल्य बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो कच्चे माल का मूल्य बढ़ता है। तो उसके लिए जो क्या है, उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है? खरीदने के लिए क्या करता है? खरीदारी करने के लिए या किसी भी सामान को, कच्चे माल को खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। ये क्या हो गया? व्यष्टि प्रभाव हो गया। हम समष्टि का बात करते हैं तो मुद्रास्फीति और इकोनॉमी का आर्थिक वृद्धि है। तो मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो कच्चे माल का मूल्य बढ़ता है। कच्चे माल का मूल्य जब बढ़ता है तो उपभोक्ता को, जो खरीदार को है, उसको क्या करना पड़ता है? कच्चे माल के लिए क्या करना पड़ता है? उसको अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है मूल्यों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार जो है मूल्यों पर निर्भर करता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है मूल्यों पर निर्भर करता है। उसमें समष्टि अर्थशास्त्र जो सिद्धांत है उसके क्या है? विश्लेषण पर निर्भर करता है। ऐसा कुछ व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।